नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज क्या होने वाला है और दिन भर कौन सी बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरायपाली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। रायपुर एम्स के एमबीबीएस छात्र ने दिल्ली में की रैगिंग की शिकायत, सीनियर्स पर कमरे में बंद करने का आरोप। प्रबंधन बोला कमेटी के सामने छात्रों ने रैगिंग से किया इनकार। सीएम साय आज रायपुर में जनजातीय समाज के कार्यशाला में होंगे शामिल। दोपहर में एमपी के मंडला के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिलासपुर में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा, बैज और मरकाम गुट के नेता आपस में भिड़े, कांग्रेस नेताओं के बीच नोक-झोंक और गाली गलौज। बिलासपुर में अधेड़ से 21 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार, लड़की की आवाज में करते थे बात, अश्लील वीडियो अपलोड करने की देते थे धमकी। रायपुर में साइबर क्राइम का नया तरीका, मोबाइल चोरी करके खाता खाली कर रहे साइबर क्रिमिनल, बाजार और भीड़ वाले इलाकों से चोरी करके अकाउंट से उड़ा रहे पैसे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सरायपाली की। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। सरायपाली के बसना थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ है। सरायपाली से यह खबर है। बसना थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैसे यह हादसा हुआ, कौन दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी अब की जाएगी। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूषण हमारे साथ जुड़ गए। भूषण, क्या कार्रवाई की गई है पिकअप वाहन का जो ड्राइवर है उसके खिलाफ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बसना थाना क्षेत्र का अंतर्गत नेशनल हाईवे छुरीपली टोल नाका के पास एक जो है भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिनमें जो है 3 बाइक सवार व्यक्तियों की जो है मौके पर मौत की खबर सामने आ रही है। तीनों युवक जो है आसपास के गांव के निवासी थे। 2 युवक जो है गिदली गांव के निवासी थे और उसमें एक बानीपाली गांव का निवासी था। और ये जो वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि ये ओवरटेक के दौरान जो है ये पूरी घटना घटी है। पिकअप वाहन जो है ओवरटेक कर रहा था, उसी दौरान जो है बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया, जहां पर मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। फिलहाल बसना पुलिस जो है लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है और पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अंबिकापुर में भी सड़क हादसा हुआ है। यात्री बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई है। ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 6 यात्री इसमें घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में लमगांव के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यात्री बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई है। ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन जो ड्राइवर है उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर में यह सड़क हादसा हुआ है। सभी घायल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं जो ट्रैक्टर ड्राइवर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में यह हादसा हुआ।
और अब खबर रायपुर से है, जहां मेकाहारा के बाद अब एम्स में भी रैगिंग की शिकायत मिली। दिल्ली के एनजीओ को भेजी गई शिकायत में 15 या 16 नवंबर की दरमियानी रात रैगिंग की बात कही गई। एम्स में एमबीबीएस 2023 बैच के छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत मिली है। आरोप है कि रात 12 बजे सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान कई छात्राएं बेहोश हो गई। रात 2 बजे टी शर्ट में छात्रों को बास्केटबॉल ग्राउंड में आने के लिए भी मजबूर किया गया और इन सभी छात्रों को एक समूह में बुलाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गार्ड से इसकी शिकायत करने के बाद भी छात्रों की कोई मदद नहीं मिली। कुछ छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं। वहीं एम्स प्रबंधन का कहना है कि मामले की जांच कमेटी ने की है, लेकिन जांच कमेटी के सामने छात्रों ने रैगिंग की बात स्वीकार नहीं की। एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है। और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियाँ वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए स्टार जैन। स्टार, दिल्ली के एक एनजीओ में इस पूरे मामले की शिकायत की गई है, लेकिन कमेटी के सामने जो छात्र हैं उन्होंने रैगिंग की बात से इनकार ही कर दिया। तो क्या किसी प्रकार का डर है उन्हें, कोई धमकी मिली है उन्हें? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि कुछ दिन पहले रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया था। अभी एम्स में रैगिंग का मामला सामने आ रहा है और रायपुर के मामले में भी जो मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो मामला था उसमें भी शिकायत जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है दिल्ली, वहाँ पर की गई थी। और एम्स में भी रैगिंग के जो मामले हैं उसकी शिकायत एनजीओ के द्वारा की गई है। तो इससे समझा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत करने पे कहीं ना कहीं छात्रों को डर है कि या तो आने वाले समय में सीनियर्स उनको और परेशान कर सकते हैं या फिर उनकी जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी। हालांकि इस मामले में एनजीओ ने नोटिस दिया है लीगल वो एम्स को, और हालांकि जो एम्स प्रबंधन से बात करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल वो खुल के कुछ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना सामने आया है कि जो एंटी रैगिंग कमेटी यहाँ पे एम्स प्रबंधन में बनी हुई है, एम्स हॉस्पिटल में बनी गई है, वहाँ पर छात्रों ने रैगिंग जैसी बात से कोई इनकार कर दिया, ऐसा एम्स की जानकारी मिल रही है। हालांकि जब तक आधिकारिक तौर पर एम्स प्रबंधन से बात नहीं हो जाती, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या वाकई में रैगिंग हुई है या नहीं हुई है, छात्रों की क्या शिकायत है बतौर। लेकिन एनजीओ ने जो लीगल माध्यम से एम्स को नोटिस दिया है, और यदि कहीं ना कहीं बात रैगिंग की आई होगी तभी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, और बेहद गंभीर बात है और चिंता की बातें हैं ये। जी स्टार, शिकायत की गई है और एनजीओ तक, दिल्ली के एनजीओ तक ये बात पहुंच गई है, यानी रैगिंग तो हुई है, ये तो मान सकते हैं। लेकिन जो आरोपी हैं, यानी कि जो दोषी हैं, जो सीनियर्स हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत की गई है, उनके खिलाफ फिलहाल क्या अभी तक कोई एक्शन लिया है एम्स प्रबंधन ने? देखिए, अभी प्रबंधन से इस मामले में बात नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है प्रबंधन से बात करने की कि वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक तो एंटी रैगिंग कमेटी के सामने छात्रों ने रैगिंग जैसी कोई बात से इनकार कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हुई है, डर है शायद बच्चों को, इसीलिए वो सीनियर्स का नाम नहीं ले रहे, और कहीं ना कहीं रैगिंग जैसी कुछ बात हुई होगी तभी ये मामला उठा है और दिल्ली तक एनजीओ तक ये स्टार, और रैगिंग हुई है, शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र इनकार कर रहे हैं, यानी उनके अंदर डर और दहशत बहुत ज्यादा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कड़ा एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोरबा से खबर है, यहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। इलाज के अभाव में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामला अजगर बहार क्षेत्र के कदमझरिया गांव का है, जहां विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिला गुरुवती कोरवा को प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे अजगर बहार स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं थे। नर्स ने जांच के बाद महिला को जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में महिला की स्थिति गंभीर हो गई और 102 मैतारी वाहन में ईएमटी आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन और ऑक्सीजन की सुविधा ही नहीं थी। चालक ने अपनी सूझबूझ से रास्ते में ही प्रसव कराया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने के बाद भी नवजात को बचाया नहीं जा सका। गुरुवती के पति सुखलाल कोरवा ने बताया कि ये उनका पहला बच्चा था। बच्चे की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है।
मैं दर्द कै बजे उठीस? 1 बजे उठी से। 1 बजे रात के? फिर ओकर बाद फिर कहाँ लाया वाला? अजगर बाहर तो कमा लेके आया वहाँ ले? 102 में लाए हैं। 102 घर ले हॉस्पिटल लाया 102 में? कौन सा हॉस्पिटल बोलते? कौन सा हॉस्पिटल? अजगर बाहर। अजगर बाहर। तो वहाँ कोई डॉक्टर रही से? डॉक्टर तो ही रही से, नहीं रही से? तो कौन रही से वहाँ? सिस्टर रही से। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांकेर निवासी रेंजर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर उसका गर्भपात करवाया गया। पीड़िता ने तेलीबांधा थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की है। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म करने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया। कांकेर निवासी रेंजर ने शादी का झांसा देकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और पीड़िता के गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई। रायपुर में साइबर अपराधियों ने ठगी के नए तरीके इजाद कर लिए हैं। साइबर ठग पहले मोबाइल चोरी करते हैं या चोरी के मोबाइल खरीदते हैं और फिर उनसे जुड़े खातों में जमा रकम पार कर रहे हैं। साइबर ठगों का गैंग भीड़ भरे शास्त्री बाजार, सब्जी बाजार, मार्केट में जाता है। अमानाका सब्जी ट्रेन या भीड़ भरे इन सब इलाकों में जाते हैं और उम्र दराज लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर ठगों ने शास्त्री बाजार गए 65 साल के कपड़ा व्यापारी रतन भंसाली का आईफोन पार कर दिया और फिर खाते से पैसे निकाल लिए। वहीं दूसरी घटना में दिवाली पर शास्त्री मार्केट गए सुरेश बजाज के जेब से चोरों ने मोबाइल पार कर दिया और फिर खाते से 1,80,000 रुपए निकाल लिए। और तीसरी घटना में अमानाका सब्जी बाजार गए सेवानिवृत्त दिनेश कुमार पांडे का मोबाइल चोरी हो गया और फिर उनके खाते से 1,71,000 रुपए पार कर दिए गए। शास्त्री मार्केट में दिवाली के पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ भी इतनी सारी थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी कि पापा जब सब्जी ले रहे थे तब कोई दूसरा आदमी झड़प से सीधा सब्जी लेने गया। पापा ने रिटर्न में उसको बोला भी, बोले ये क्या तरीका लेने का। तो इस बीच में बहस और डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद पापा को महसूस हुआ कि जैसे धक्का मुक्की हुई उसी दौरान पापा के जेब से मोबाइल अपर पॉकेट में रखे थे। जब उनके पास सिम अवेलेबल नहीं थी 11-12 बजे के बाद, तो लगातार वो 3 दिन पैसा निकाले कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि आज लोग समझते हैं कि भाई यूपीआई सेफ़ ज़रूर है, लेकिन साथ में उसके ये भी चीज़ें जोड़ के आ जाती हैं कि ये छोटे छोटे मैटर हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता कि हमारे जब आम इंसान उसको उपयोग कर रहा है तब वो फैसिलिटी नहीं है। बिसेटू और यहाँ गया था महुआ मार्केट, वहीं पर सब्जी लेने गया था। वो सब्जी लेने जहाँ झुका ना वहीं पे कोई निकाला ऐसा लगता है मेरे को। उसके बाद फिर आधे घंटा पूरा मोबाइल से पूरा कैश निकाल लिए 1,72। मेरे को आने के बाद मालूम पड़ा वापसी में। थाना अमानाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था, उस अकाउंट से 1,72,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना अमानाका में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए हैं, तो इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया जाएगा। प्रकरण में अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आरोपी को तलाश की जाएगी। बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में एक और सफलता मिली है। भैरवगढ़ पुलिस ने पोंदुम के जंगल से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सर्चिंग के दौरान इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और ये नक्सली भागने की कोशिश कर रहे थे। नक्सलियों के पास से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर और बिजली का तार समेत स्विच और कई सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों को कोर्ट में पेश कर अब जेल भेज दिया गया है। और सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो रायपुर में जनजातीय समाज की संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे के आसपास वो विधानसभा जाएंगे और इसके बाद सुनील सोनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। सीएम साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले। रायपुर में संगोष्ठी में शामिल होंगे, तो वहीं इसके बाद मंडला जाएंगे और शाम को छत्तीसगढ़ी राजभाषा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।
और बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। बैठक नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, महामंत्री और जिले के प्रभारी सुबोध हरितवाल शामिल हुए। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई और बैज कांग्रेस भवन से बाहर निकलने लगे, तभी पूर्व महापौर राजेश पांडे ने बैठक में कई कांग्रेस नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई और इसी बात को लेकर जिले के प्रभारी महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद में दूसरे कांग्रेस नेता भी कूद पड़े और विवाद गाली गलौज नोकझोंक में तब्दील हो गया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी सुबोध हरितवाल पर जमकर भड़ास निकाली और बताया जा रहा है कि विवाद करने वाले नेता मरकाम और बैज गुट के हैं। गर्मा गर्मी बातचीत नहीं हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं है। हरितवाल जी और राजेश पांडे जी, और दोनों हमारे बहुत एक प्रभारी हैं जिले के, और राजेश पांडे जी पूर्व महापौर रहे हैं। वो भी दोनों यानी बहुत परिपक्व लोग हैं। अब किस बात से हुई तो मुझसे जितना समझाइश देते बना मैंने दिया, उसके बाद लगभग बातचीत खत्म हो गई थी और बातचीत ही था। और पार्टियों में तो बैठकों के बाद भी हंसी मजाक में बातचीत होती है। अंबिकापुर से कोरबा पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कटघोरा में कांग्रेस ग्रामीण कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उनको पार्टी में एकजुट रहने का संदेश भी दिया गया। दीपक बैज ने धान खरीदी पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल में किसानों के धान खरीदने को लेकर बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। किसान से धान ना खरीदे, इसके लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वादे के मुताबिक किसानों को 3100 और बढ़त राशि मिलाकर 3230 रुपए मिलना था, लेकिन 2300 ही दिया जा रहा है। किसानों से अलग अलग समितियों में कहीं 11 तो कहीं 13 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है और ऊपर से धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है। आने वाले समय में किसानों के धान को लेकर कांग्रेस कमेटी और रणनीति बनाएगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। कि 1 साल की सरकार पूरी होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 1 साल में ही किसानों के धान खरीदने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के किसानों को धान न खरीदे, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और इधर रायपुर में निकाय और पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। जनवरी में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। जनवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित है। 6 जनवरी से निगमों और पालिकाओं में नया कार्यकाल भी शुरू होगा। 5 जनवरी को मौजूदा मेयर और काउंसिल का कार्यकाल भी खत्म होगा। निकाय और पंचायत चुनाव इस बार एक साथ होने की संभावना है। जनवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव संभावित है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी अब नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इसको लेकर 1 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे और इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन, चुनाव मुद्दे और बूथ मैनेजमेंट सहित कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन जुड़ जाएगा और इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। कहा कि बीजेपी का इंजन फेल हो गया, सरकार हर मामले में फेल है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज यदि हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो आम जनता से जुड़ने वाली जो सरकार है, नगर निगम की सरकार या पंचायत की सरकार है, वो तीसरे इंजन के रूप में काम करेगी। जो जनता चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, जनता के हितों के काम हो, उन हितों में भाजपा की ये तीनों सरकारें, तीनों इंजन जो हैं वो तेज गति से काम करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है। कुछ और कार्यवाहियां बची है, उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके
नगरीय निकाय के चुनाव होना। देखिए, इनका इंजन तो फेल हो चुका है और पटरियों में घिसट रही है। शराबखोरी, अवैध जो नशीली दवाइयाँ हैं, उनका इतना जाल फैल चुका है कि ये सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। कि ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज़ चल रही है। क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे क्या? क्या केदार कश्यप अमृत पी के आए हैं क्या? एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए, चुनाव है, हार और जीत होते रहता है। उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए। भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया।